चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हमारा टॉपिक है गुणज एवं गुणनखंड। ये 40वें नंबर के प्रश्न में आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पढ़ता हूं मैं प्रश्न, उसके बाद अब अगर आप लोग समझे होंगे तो कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से 3 तथा 4 का उभयनिष्ठ गुणज है। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। 3 और 4 आपस में किस प्रकार की संख्या है? सहभाज्य। गुड। 3 और 4 आपस में सहअभाज्य संख्या है। तो उभयनिष्ठ गुणज, प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या मिलेगा? 3 और 4 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? बताए तो हो और क्या। ये 12 ही तो प्रथम उभयनिष्ठ गुणज। कभी 12। भी सब सहअभाज्य संख्या हो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सहअभाज्य संख्या का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज उनका गुणनफल होता है। यानी 3 और 4 का गुणनफल 12। ये प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। अब इसके आगे का गुणज जानना है तो का पहाड़ा पढ़ना है। तो 12 आया तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक। तो इसमें जब भी ऐसा आए उभयनिष्ठ गुणज, तो आप लोगों को देखना है वो दोनों संख्या आपस में किस तरह का संख्या। तो 3 और 4 सहअभाज्य संख्या है। तो इसका प्रथम उभयनिष्ठ गुणज, जिसे एलसीएम भी कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, प्रथम उभयनिष्ठ गुणज को क्या बोला जाता है? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसी का लघुत्तम समापवर्त्य का पहाड़ा लिखोगे, वही क्या हो गया? उनके गुणज हो गए उभयनिष्ठ। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि 15 4 का गुणज नहीं है। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि 18 4 का गुणज नहीं। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि ये 16 3 का गुणज नहीं। हमें 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणज मतलब जो 3 के भी पहाड़ा में आए और 4 के भी पहाड़ा में। से बच्चों समझते हुए आंसर देना है। प्रश्न अगला, किसी संख्या एम के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग 7 है तो संख्या एम है। अब वो संख्या एम तुम लोगों के ऑप्शन में दिया है, तो देखना है इनमें से कौन से संख्या है जिसके गुणनखंडों का योग 7 है। देखो है, अभाज्य गुणनखंडों का योग बोला है। चलिए देखते हैं सभी लोग। 14 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा हो? तो ऐसे करके देखोगे, अभाज्य गुणनखंड बोला है, खाली गुणनखंड होता तो बात अलग था। 2 सत्ते 14, अब ये 7 से ही जाएगा। तो इस तरह 7 और 2 9 हुआ। ठीक, तो ये नहीं हो सकता। 28 का 20 का देखें, तो 20 का देखेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। का देखो, 2 दहम 2 पंचे 5 एक। तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें एक संख्या 2 है और एक संख्या 5 है। ठीक, और दोनों जोड़ दे तो 7। अब बाकी का और देखो, 25 का देखो, 5 पंचे 25, तो ये हो गया 5 एकम 5, तो इसका तो 5 ही आया। 27 का देखें ऐसे करके,
तो 3 से जाएगा, 3 3 तिया 3 एकम, इसका 3 ही आए। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी। इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए देखो इस तरह, तो 2 दहम 20 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5। यहाँ किया क्या है, अभाज्य गुणनखंड को एक बार ही लिखा है। जैसे 2 तो 2 बार लिखे हैं, लेकिन एक बार यानी 2 है एक संख्या भाज्य गुणनखंड इसका, और एक 5 है, और दोनों को जोड़ दे तो 7 हो रहा है। यही इसका आंसर। ठीक, चलिए अगर मैं तुम लोगों को कहूं 28 का 28 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ, तो कितना होगा? चलो तुम लोग बताओ इसी प्रश्न के आधार कमेंट करो। 2 2 चौक 2 ये हो गया, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो गलत नहीं जोड़ता डाला जैसे लग रहा है। 2 2 बार लिखा है उसको, हमको तो एक बार लिखना है ना, और ये 7 है तो 9 तो हो रहा है, 11 कहाँ होगा? तुम लोग 2 को 2 बार जोड़ दिए। 2 माने किसी एक संख्या को एक बार ही लिखना था। कहाँ समझ पाए तुम लोग? यहाँ तो वही चीज तो समझाया हूं। यहाँ 20 का हमने जब गुणनखंड किया देखो, तो 2 तो 2 बार लिखा था, 2 से भाग 2 बार किए थे, लेकिन मैंने 2 को एक जोड़ते समय अभाज्य गुणनखंडों का योग करते समय 2 एक बार लिखा था और 5 एक बार, तब 7 हुआ था। समझ रहे हो? चाहे 2 बार आए 3 बार आए, कोई संख्या लिखना उसको एक बार था। इसी तरह 28 का अगर ऐसे निकाले तो 2 एकम 2 चौक, इस तरह 2 सत्ते, अब 7 एकम, तो 2 तो 2 बार लिखा है ना, तो उसको एक ही बार लिखना है, वो 2 ही है, और एक 7 है, तो कुल 9 उत्तर हो रहा था। समझ आया इस बार? समझ आया जी? यस सर। चलो Yes, 16 का sir. बताओ, 16 का बताओ, समझ गए हो? 2 2 ठीक, 2, हाँ ये ठीक है, ये 2 ही आ रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। चलो ऐसे करो, 22 का बताओ ना, तो 11 और 2 13। 13 आप समझ गए? यस आप सर। समझ गए? हाँ, तो ऐसे समझना जरूरी है। तुम लोग गलती कर देते हो कभी कभी, थोड़ा जल्दीबाजी करते हो, ध्यान दो। अब निम्न में से 90 के अभाज्य गुणनखंड है, देखो इनमें से ऑप्शन कौन नंबर सा ए 90 के अभाज्य? ए वाले बताओ, ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि मैं बताऊं कितनी का नहीं होता है, 6 नहीं होता है। और एक गलती है, इसमें दो भी हैं सर, वो उसमें दो भी नहीं है। क्योंकि एक हम लोग आदमी पहले बोले में मिल गया है वो, तो दूसरा। हाँ सर, इसमें भाज्य संख्या है 6 और इसमें अभाज्य पूछा है। ठीक, सबसे पहली बात अभाज्य गुणनखंड पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, जबकि ऑप्शन बी में 6 एक भाज्य संख्या को लिख दिया, इसलिए पूरी तरह गलत है। दूसरा चीज, सम संख्या को का भाज्य गुणनखंड निकालोगे तो सबसे पहले तो 2 से भाग करोगे, क्योंकि 2 पहला भाज्य संख्या है, तो इसमें 2 लिखा भी नहीं है, ये दूसरा गलती है। समझ रहे सर हो? ये तीसरा वाले में 2 नहीं लिखा है, 1 लिखा है। हाँ, अब पहली बात, एक अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 लिखा है, 10 एक भाज्य संख्या है,
ये 10 लिखाना नहीं था, एक भी नहीं लिखा जाना चाहिए था। ठीक, 5 तो लिखा ही नहीं है, गलत। 7 से कभी भी 90 भाग जाता ही नहीं है। इकाई में शून्य है तो 5 रहना फिक्स था, इसलिए यह भी गलत हुआ। ठीक, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन ए। बच्चों, इसमें मैं बार बार बता चुका हूं, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे और तो जिसमें भी भाज्य संख्या दिया हो उसको गलत कर ही देना। तो बी सर और सी में तो भाज्य संख्या दिया था, गलत करना था। अब बचा था सर डी, तो डी में सूरत के पारा में आता ही नहीं है। चलो बोलो। 2, 3 और 5 का गुना करेंगे तो 30 आता है। नहीं नहीं, तो उसका गुणा क्यों करोगे? ये तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो एक उसका थी गुणा और क्यों? 3 आएगा सर उसमें। नहीं, वही चीज फिर तुम पिछले प्रश्न को नहीं समझे हो। वो अभाज्य गुणनखंड का मतलब पूछ रहा है कौन कौन से संख्या से भाग करने पर आ जाएगा ये 90 का गुण अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कोई भी संख्या डबल लिखा है तो उसको लिखना नहीं है। देखो, चलो चलो, कंफ्यूजन है तुम लोग मन में, अब बता रहा। जैसे 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 45 आएगा। 3 से करेंगे 15 आएगा। फिर 3 से करेंगे 5 आएगा। 5 से करेंगे 1 आएगा। तो इसका अगर ऐसे लिखते अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित, रुको यहाँ, 3 गुणित 3 गुणित 5, ऐसे अभाज्य गुणनखंड लिखते तब ये 3 2 बार लिखा था। समझ रहे हो वेदांत? अगर अभाज्य गुणनखंड लिखा है ऑप्शन में अब गुणा के रूप में लिखा है तो वो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 ये सही है, लेकिन वो संख्या के रूप में लिखा है, गुणा के रूप में नहीं लिखा है। केवल संख्या बताना है कि कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड है 90 का। तो जो कई बार आया है उसको हमको एक ही बार लिख के बताना है कि हाँ ये 2 भी है, 3 भी आया है, इसमें 5 भी आया है। अब 3 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है, इससे मतलब नहीं है हमको। अगर संख्या के रूप में लिखना है तब, और इसी को गुणा के रूप में लिखना है तो उसको जितने बार आया है उतना बार लिखना पड़ेगा। ये अगर गुणा के रूप में कहता तो ये आंसर है, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अगर संख्या के रूप में ही खाली ऐसे बताना है, अगर उसका योगफल भी करना है, जैसे अगर यहीं पर 90 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल पूछता तो मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया, बताओ इसका क्या आता उत्तर? 10। कितना था जी? 10। बस बिल्कुल सही जवाब। अब तुम लोग कहोगे वेदांत समझना यही, यहाँ 3 को एक ही बार जोड़ना है अगर अभाज्य गुणनखंड का योग कहे तो ये 2 3 5 और 5 5 10 होगा पिछले प्रश्न के अनुसार। ठीक, ऐसे करना है। तो संख्या के रूप में ये है, गुणा के रूप में ये है। चलो ध्यान दो। 18 तथा x उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है। 18 तथा x का उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है। इसी लाइन को समझना, यही मेन लाइन है। निम्नलिखित में से x का मान नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी सर, ऑप्शन नंबर डी। कौन बताना चाहेगा ये ऑप्शन नंबर डी क्यों उत्तर हो? सर उसमें 18 तथा x का उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है बोला है, और इसमें ना मतलब 9 का पाढ़ा पढ़ी ना, तो डी ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन नहीं आया। ठीक, देखो 18 व 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है, सॉरी x है ये। 18 और x का उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है।
पहले इसका मतलब समझना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है कि ये 18 का भी भाजक है और ये संख्या 100 का भी भाजक है। ये 100 के जगह में कुछ भी संख्या होगा, उन दोनों का भाजक है। यानी 9 से हम 18 को भी भाग कर सकते हैं और ये 100 को भी अब भाग कर सकते हैं। मतलब 9 के पहाड़ा में 18 भी आता है और 9 के पहाड़ा में ये 100 की जगह में जो भी संख्या लिखोगे वो आएगा। तो देखो अगर 36 को लिखेंगे तो 9 चौक 36 ये तो आता है, तो 18 और 36 तो ना होगा, फिक्स है। 9 तिया 27, 27 लिखेंगे 100 की जगह में, तो 9 अट्ठे 72 ये भी आता है। लेकिन 9 के पहाड़ा में 40 कभी नहीं आता, तो हम 100 की जगह में 40 नहीं लिख सकते। 18 व 40 का कहीं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है तो ये गलत है, क्योंकि 9 के पहाड़ा में कहें या 9 से 40 को विभाजित नहीं कर सकते। और यहाँ पूछा था निम्नलिखित में से 100 का मान नहीं हो सकता, यानी 100 के जगह में हम उसको नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या पूछा था। तो 40 ही वो संख्या है जिसको हम 100 के जगह में नहीं रख सकते, क्योंकि 9 से 40 को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इस तरह समझना है बच्चों। समझे रहोगे तो दुनिया को समझा सकते, और समझे नहीं रहोगे तो क्लास खत्म हुआ उसके बाद भूल सकते। अगला क्वेश्चन, 85 के सभी गुणनखंडों का योग। चलो बताओ, चलो 85 के गुणनखंड बताओ भाई, बोलो। 5 पहला एक के बाद 5, 5 के बाद 17, हाँ 17 5 के बाद 17, 17 के बाद 85। अब 85 में 5 जोड़ दो कितना हुआ, 90, और 17 एक 18, तो इस तरह हो गया 108। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझ आया? यस सर। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यस सर। इस प्रश्न में मुझसे भी गलती हो जा रहा था, अभी देखो। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए लिखा है, और कभी कभी हम लोग गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड समझ पढ़ लेते हैं। तो गुणनखंडों का कहेगा तो हमको 1 से शुरू करना है, वही 1 से विभाजित होता है। 85 के अंकों का योगफल 3 से नहीं हो रहा है, मतलब इकाई में 5 है तो 5 से होगा, इसका तय है। और उसके बाद 17, 17 पचे 85 होता है, और 17 के बाद सीधा 85 से ही भाग जाता है। बस इन्हीं का योगफल करना था, उत्तर आ गया। चलो ध्यान, 110 के 2 तथा 5 अभाज्य गुणनखंड है। 110 के 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी। अन्य अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा, देखो। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सर। यानी कि 11 का अगर 10 बार पहाड़ा पढ़े तो 110 आता है। ठीक है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ, क्योंकि 110 के अंकों का योगफल 2 हो रहा है। 110 के अंकों का योगफल 2 हो रहा है तो 3 से विभाजित कभी हो ही नहीं सकता। 110 7 से भी विभाजित नहीं होता। 110 करके देख लो, देख लो। 7 एक कम 7, बचेगा 4, उतारेंगे 0, बन गया 40। तो 40 7 के पहाड़ा में नहीं आता। 13 से भी करो नहीं जाता। ठीक है, इस तरह क्या उत्तर हो गया, ऑप्शन
सी, दिख रहा है कि 11 दहम 110 होता है, तो 11 का भाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड हुआ। चलो, निम्नलिखित में से असत्य किसी संख्या का गुणनखंड संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, क्या ये बात सत्य है? पहले इसी को बता दो, फिर आगे जाऊंगा मैं। यस सर। किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे उदाहरण बताओ, जैसे 10 का गुणनखंड 2 है, तो 2 से हम 10 को भाग करें तो देखो 10 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। पूरी तरह विभाजित करना, पूर्णतः विभाजित करने का अर्थ होता है शेष फल शून्य बचता है। पूर्णतः विभाजित करने का अर्थ होता है शेष फल शून्य बचता है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, किसी संख्या का गुणज लिख लो और उसका जो संख्या दिया हो वो उससे पूरा विभाजित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 का गुणज लिखूं मैं, तो 4 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, ऐसे लिखूंगा, तो ये किसी संख्या का गुणज हो गया। तुम किसी भी संख्या का गुणज लिख सकते हो। अब यहाँ दी गई संख्या किसे कह रहे हैं बताओ तो, कुछ समझ रहे हैं? दी गई संख्या किसे किसी कह रहे हैं? संख्या के बदले, किसी संख्या के बदले। नहीं नहीं, दी गई संख्या का मतलब है बच्चों, जिस संख्या का हमने गुणज लिखा है, किस संख्या का लिखा है, तो 4 का लिखा। किसी संख्या का गुणज का मतलब है कोई भी तुम संख्या का गुणज लिखोगी, कोई ना कोई एक संख्या का। और दी गई संख्या का मतलब जिस संख्या का गुणज लिखे हो, तो 4 का गुणज लिखे हो, तो 4 यहाँ पर दी गई संख्या। तो ये जो भी 4 का गुणज लिखे हैं वो सबको अगर 4 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 4 एक चला 4 हो जाएगा। गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके, तो देखो 4 से भाग कर रहे हैं, सब भाग हो रहा है इस तरह। तो इसीलिए चला जाएगा, तो ये कथन सत्य हो गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या के गुणजों को वो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। दी गई संख्या यहाँ क्या है? जिस संख्या का तुमने गुणज लिखा है, चाहे 16 का लिखे हैं, जैसे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, तो यहाँ दी गई संख्या 16 है। अब ये 16 से 16 को भाग करो, चाहे 32 को, चाहे 48 को, चाहे 64 को, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये बात सत्य है। तो यहाँ तो असत्य ढूंढना है, ये तो सत्य निकल गया दोनों। अब असत्य और गलत है। एक सभी संख्या का गुणनखंड है। हाँ एक एक ऑप्शन में आओ, एक सभी संख्या ऑप्शन का डी सर। गुणनखंड है। ठीक। हाँ एक सभी संख्या का गुणनखंड है, ऑप्शन तो ये डी। भी सत्य है। नहीं, ऑप्शन वैसे डी मत सर। बताओ ना। अरे तुम लोगों को जो पूछा जाता है वो बताया करो ना जी। पता है, तुम लोग जानते हो, उसमें शक नहीं है। हम कैसे उत्तर तक पहुंचेंगे ये सीखना है, केवल एक तो ऑप्शन के बारे में नहीं जानना है। अगर तुम ऑप्शन सी के बारे में भी सुनते हो तो पता चलेगा कि एक सभी संख्या का गुणनखंड है। चाहे दुनिया का कोई भी संख्या लिखो, सबसे पहले गुणनखंड लिखोगे तो एक को लिखोगे। लिखते हैं कि नहीं लिखते? बताया हो कि नहीं बताया? लिखते हैं। तो हाँ, तो एक सभी संख्या का गुणनखंड लिखा है, तो ये सत्य है। तो 3 कथन सत्य हो गए, तो चौथा असत्य होना फिक्स है। किसी भी संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है बताओ? किसी भी संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 लिखा है, तो ये असत्य बोल रहे हो, तो कितना होता है ये बताओ? बताओ। सर किसी भी संख्या के जगह में अभाज्य संख्या होना चाहिए था।
भाज्य संख्या। भाज्य, भाज्य भी कहते हैं। तो ठीक किसी ठीक भी ठीक ठीक। भाज्य संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 है। हाँ ये ठीक होता बिल्कुल सर? सही जवाब। नहीं, बहुत बढ़िया जवाब। किसी भी संख्या की जगह में अगर भाज्य संख्या है, किसी भी भाज्य संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 होता है। ठीक, और किसी भी अभाज्य संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या की। बताओ, अभाज्य संख्या दो। के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या। दो। दो। और अब अधिकतम गुणनखंडों की संख्या। तीन। दो। दो। अब अधिकतम भी 2 ही आएगा और न्यूनतम भी 2 ही आएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होता ही नहीं है। ठीक, चलो माइक बंद कर दो। माइक बंद। माइक बंद। चालू करके छोड़ देते हो बार बार समझाने के बाद। समझाते समय अगर कमेंट भी किए हो तो कमेंट करने के बाद बंद कर दिया। इसलिए बंद करना है क्योंकि मेरा आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं आता, फिर तुम लोगों का माइक ऑन रहेगा। जो समझा रहा हूं उसको तुम लोग सुन ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा फिर पढ़ाने का। तो इसीलिए एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तुम लोगों ने किसी ने भी उत्तर इसका नहीं दिया कि किसी भी संख्या का न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या। तो एक मस्त जवाब आया वेदांत का कि भाज्य संख्याओं का न्यूनतम 3 होता है। उसके बाद बताया हम लोगों ने अभाज्य का न्यूनतम और अधिकतम 2 गुणनखंड होता है, और एक ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंडों की संख्या केवल 1 ही होता है। ठीक, चलिए प्रश्न आ गया तुम लोग सामने। 1200 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा तो आंसर दियो इसमें। बताओ कि ये 1200 का तुम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड, इसको आंसर को बताया ऑप्शन डी को। तो सबसे पहले क्या देखा ऑप्शन डी पे? या 1200 भाज्य संख्या तो नहीं है। क्या? भाज्य संख्या तो नहीं है, इसको देखिए पहले। ये देखिए ऑप्शन ए में भाज्य संख्या तो गलत। ऑप्शन ए में ये चार एक भाज्य संख्या डाल दिए तो गलत कर दिया तुम लोग। और ऑप्शन बी में तो सब अभाज्य है, इसको क्यों गलत किया? क्योंकि इसका गुणन कोई एक बच्चा बोल रहा है उसको बोलने दो, क्योंकि 2 बच्चे का एक साथ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग तय कर लो। हिमांशी तुम बोल रहे हो, चलो बोलो, ताकि देखो सुनना, सब सुनो, सब लोग समझो और बताने दो। अगर किसी का जवाब अलग होगा तो फिर अलग से बता सकते हो। अब बताओ ऑप्शन बी को कैसे में जाना? पहले 2 और 5 का जोड़ा बनाई, फिर 2 और 5 का जोड़ा बनाई, फिर दोनों को जोड़ दी तो 20 हुआ, फिर 2 गुणा 3 की तो 6 आया, तो 20 छक्का 120 होता है, तो नहीं हुआ, आंसर नहीं आया। कितने लोग सर। समझ जी? हाँ। सर। हम्म सर, हम्म। इनके भीड़ में ऑप्शन नंबर बी बोला तो ये सुनाई नहीं दिया सर आपको? हाँ, देखो ऑप्शन नंबर ये जो बी का जवाब बी ना बोला तो गलत। सर। अब मैं बताऊं? हाँ, इसको समझाना नहीं आया, उसको समझाओ। इसने गलत तरीके से समझाया अभी, कहीं मानसी ने। चलो भूमि बताओ। सर, हम्म, मैं बताऊं सर? चलो कोई भी एक आदमी बताओ। सबसे पहले 5 5 का गुणा करेंगे क्या आएगा? मतलब एक को गुणा करेंगे 10 और दोनों गुणा करेंगे 100।
देखो, ए 2 और 5 का गुणा किए 10 आया, एक और 2 5 का गुणा किए 10 आया, तो 10 और 10 का गुणा 100 होता है, और 100 में डबल जीरो है, और 1200 में भी डबल जीरो है। अब इसके बाद बचा क्या? 2 गुणित 3, यानी कि 2 तिया 6। 6, 6 का गुणा 100 से करेंगे तो 600 600। आएगा, जबकि आना चाहिए 12, इसलिए गलत है ऑप्शन बी। हिमांशी, तुमने क्या किया? 2 और 5 का जोड़ा बनाई 10, 2 और 5 का जोड़ा बनाई 10, अब उसके बाद तूने इसको जोड़ दिया। अरे भाई, जोड़ोगी कहाँ से? तो गुणा हो रहा है, गुणा में जोड़ नहीं दिया सर, तुमने, उसने यही ऐसा नहीं गलती है। किया। वैसे तो बोला जी, उसने ना दो ऐसे दो का गुना किया, फिर 5 से गुना किया। बोल बोल नहीं, ये बोल रही थी वो 2 5 का जोड़ा बनाई थी ऐसे, अब फिर ना इसको ऐसे जोड़ दी थी, तो 20 हो गया बोली। और 2 तिया 6 हुआ, और 6 दूनी 120, ऐसे टाइप का बोल रही थी, जोड़ दी ना तुम, जोड़ा वो उसको नहीं सुन पाए। उसी तरह ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में 2 और 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है, यानी 2 और 5 गुणित 10 होगा, और 10 से किसी संख्या का गुणा करोगे तो एक शून्य आएगा इकाई में, तो जबकि 1200 के तो इकाई दहाई में 2 तो शून्य है ना इधर। तो तुम ऑप्शन सी का गुणा करके देख लेना, चूंकि 2 और 5 एक बार है, इसका मतलब इकाई में एक ही शून्य आएगा उत्तर में। देख लो करके, ये 2 और 5 का गुणा 10 हो गया, बाकी का गुणा करते हैं, 2 दूनी 240 है सर, 5, 240। 8 या 24, तो 24 का गुणा अगर 10 से करोगे 240 हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। समझना जरूरी है, जो ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, जितना ज्यादा जरूरी उत्तर जाना जरूरी है। कोई भी ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, तब सीखोगे अच्छे से। 52 के गुणनखंडों का योग क्या होगा जो 4 के गुणज हो? चलो ऑप्शन देखते नंबर हैं। बी सर। चलो, 52 के गुणनखंडों का योग क्या है लिखा है, तो 52 के गुणनखंडों का योग, 52 के गुणनखंड बोलो, बोलो 52 एक, के गुणन। एक, दो, 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 4, 3, चार, 4, 3। रुको रुको, तीन, ये जो 3 बोल रही है ना, उसको अभी तक समझ नहीं है 3 के विभाज्यता का नियम। 52 को ध्यान से देखो, 52 के अंकों का योगफल 7 होता है, और 7 3 से विभाजित नहीं होता। थोड़ा सा, इतना दिन हो गया पढ़ते, तो समझदारी से काम करो। बोले 3 के भूल से भी नहीं जाएगा, अंकों का योगफल 7 हो रहा है। 3 के बाद, सॉरी, 1 2 के बाद 4, 4 के बाद 13 से, 13 से। 13, 13 चौक 52 है, ठीक। एक आदमी को बोलने दो, जो जान रहा है, एक आदमी का आवाज आता है तो दूसरा मत बोलो। चलो, और 13 के बाद किससे जाएगा? 26 से। 26 के बाद 52 से, सीधा 52 से, 52 क्योंकि से। 26 52 का आधा होता है। याद रखो अच्छे से, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी संख्या का गुणनखंड लिख रहे हो, 52 का लिख रहे हो, 52 का आधा वाला संख्या आ गया तो समझ जाओ उसके बाद 52 ही आएगा। यानी कोई भी संख्या का आधा वाला संख्या का आता है, उसके बाद वही संख्या आता है। अब मुझे बताओ, इसमें कह रहा है वो 52 के गुणनखंडों का योग क्या होगा जो 4 के गुणज है, जो 4 के गुणज है उन्हीं का योग करने के लिए कह रहा है। तो कौन कौन 4 के गुणज है बताओ? 52 और 4, 52 और 52, 4 और और नहीं है? 26, 26 है। कौन? 26 26, 4 के पारण 26 आता है? नहीं,
तो फिर कैसे बोल रही हो हाउ आज 26 है बोलती हो, उसके बाद नहीं बोलती हो? ये क्या प्रश्न है? ये क्या जवाब है भाई? अरे 4 छक्का 24 होता है, कभी 4 के पहाड़ा में 26 आता ही नहीं, तो कैसे 4 का वो गुणज होगा? ये कुल हमने जितना भी गुणज लिखा है 52 के, 1 2 4 13 26, इसमें 4 का गुणा 4 ही हो, 4 तो होगा ही 4 का गुणज। और ये 52, बस केवल दो ठो है जो 4 का गुणज है, तो 52 और 4 होता है 56। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये चीज पूछा था इस प्रश्न में, 52 के गुणनखंडों का योग क्या होगा बोला था। 52 के सभी गुणनखंडों का योग करने के लिए नहीं बोला था। जो 4 के गुणज हैं, 52 के गुणनखंड लिख लिए, अब इसमें 4 के गुणज ढूंढे, तो 4 के गुणज 4 है और ये 52 है, बस इन्हीं दोनों का योग करना था। अब बताओ किसी को ये प्रश्न समझ में आया? आया जी? सर एक बार और समझा दो ना। उसका गुणज लिखना, जैसे मान लो तुम लोग कोई संख्या बताओ, 1 8 दो। अरे इतना छोटा संख्या नहीं जिसका गुणज लिखते बने 5 10 तो ऐसा संख्या। 98, 50, चलो 98 50 लिखते हैं। वही क्या होगा? 25 के गुणनखंड बताओ। 1 होगा, 2 होगा और 5, उसके बाद 10, 10, उसके बाद 25, 25, 25 के पहाड़ा में, उसके बाद 50। 50। ठीक, ये इस तरह ये हो गए 50 के गुणनखंड। अब मैं कहूं तुम लोगों से कि 5 के गुणजों का योगफल करो, तो कितना आएगा? किसको किसको जोड़ोगे यही बता दो। 90, 90, किसको 5 किसको 10 जोड़ा तुम लोगों ने? 25 और 50, 5 10 25 और 50, 10 25 और 50। तो यही चारों संख्या ही 5 का गुणज है, बाकी ये 1 और 2 तो नहीं है। तो जो 5 के गुणज है उनको हमने जोड़ा, अगर 5 के गुणजों का योगफल कहता तो ठीक है। अगर मैं कहता कि 50 के गुणनखंडों में सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 62, 2 10 और 50, 62। दो सम संख्या है, 10 सम संख्या है और 50 सम संख्या है, तो इस तरह हो गया, ये 62 हुआ। अब समझ आया? प्रश्न में देखो गुणनखंडों को लिख लेना है और किसका गुणज कह रहा है या किस प्रकार की संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है, उसी को जोड़ना है बस। क्लियर हो गया जी? यस सर। चलो माइक बंद कर दो। 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन 30 के गुणनखंड लिख पाओ जो कमेंट कर लिए। 1 2 3 5 6 5 6 2 3 5 6 7 10 15 10 15 15 फिर 30। ठीक है, बस इनका गुणा करना है। तो चलो गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 छक्का 180। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 15 तिया 45 और 45 450 हो गया ये। 450 दहम 4500। गुणा कर लेते हैं। 3 ठो शून्य है, 3 ठो शून्य लिख लो। 18 पंचे 90 का एक और शून्य है। 18 चौक 72, 72 9 81। आ गया उत्तर 81। अच्छा 30 के जगह मान लो मैंने 18 15 ही दे दिया।
तो 15 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? चलो बताओ, समझ गए हो बच्चे? तुरंत बता दोगे गुणा करने के बाद। चलो देखो, 15 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? 225 200 225 225 225 है। 225 ठीक, ये बताओ 225 15 के गुणनफल क्या क्या लिखे हो? गुणनखंड 1 3 5 15 1 3 5 15 ठीक, तो ये हो गया। एक का तो गुणा करोगे तो ही चाहेगा, 3 3 5 6 15, और 15 का गुणा 15 से करना माने 15 का वर्ग संख्या ज्ञात करना। तो 25 बिल्कुल सही जवाब। अब पता चला, समझ गए। चलो, 11 के चौथे गुणज को 5 से गुणा करने पर प्राप्त होगा। चलो, तो अब बताओ 11 के चौथे गुणज बताओ। 44 11 के चौथे गुणज 44 को 5 से गुणा करना है। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, 6 के चौथे तथा 5वें गुणजों का गुणनफल। तो 6 के चौथे गुणज, 24 छह के चौथे गुणज, 24 6 के 5वें गुणज 30 क्या करना है उसका? गुणनफल स्वाभाविक सी बात है। 24 हो गया, 6 का चौथा गुणज, 6 चौक 24, 5वां गुणज यानी 6 पंचे 30, गुणनफल यानी गुणा करेंगे तब मिलता है गुणनफल। तो 30 में शून्य है तो शून्य लिख देंगे, और 24 का अगर पहाड़ा जानते हो तो सीधा सीधा कर सकते हो। 24 दिया 72। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दिए। अगला देखें, 21 के चौथे और 7वें गुणजों का योग करना है। इसमें योग 21 के चौथे गुणज बताओ। 84 84, ठीक। और 21 का 7वां गुणज बताओ। 147 148 ठीक, तो अब क्या करना था? योग। तो 7 4 11, 8 4 12, 1 13, 231। चलो ध्यान से सुनो, 90 का एक गुणनखंड संख्या एक है। यदि x एक 2 अंकी संख्या है, ध्यान से सुनना पहले। x क्या है? 90 का एक गुणनखंड संख्या है। यदि x 2 अंकी संख्या है, यानी एक जगह में 2 अंकों वाली संख्या ही रखोगे, और ऑप्शन में वैसे भी 2 अंकों वाली संख्या दिया है, तथा दोनों अंकों का योग 6 है। इस शर्त को अच्छे से देख लो, दोनों अंकों का योग 6 होना चाहिए, तो x है। चलो ध्यान देखो, ठीक है। डी बोले हो उनका सही है, क्योंकि देखो बच्चों ध्यान देना, 90 का एक गुणनखंड संख्या x है लिखा है। मतलब गुणनखंड संख्या का मतलब कि x के जगह में जो 4 ऑप्शन मिला है उससे भाग करेंगे तो 90 पूरी तरह भाग चला जाना चाहिए। या कह सकते हैं x के जगह में जो भी संख्या होगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 आना चाहिए। तो 51 के पहाड़ा में तो आ ही नहीं सकता, ठीक। 42 के पहाड़ा में तो 90 आता ही नहीं। 18 पहाड़ा में आता है, लेकिन दोनों अंकों का योग 6 नहीं हो रहा। तो बचा कौन सा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक। तो कैसे हल करते हैं ये जानने से ज्यादा जरूरी है प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह क्या रहा है ये चीज समझ, कह क्या रहा है वो समझ गए तो तुम
आसानी से गलत उत्तर ऑप्शन को तुरंत काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये प्रश्न भी हो गया। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक अंकी संख्या है जिसके 4 गुणनखंड हैं? चलो, कौन और जवाब देना चाह रहा था? 4 एक मैं थी, विद्या गीतिका, यादव। विद्या। चलो विद्या बोलो, विद्या को बोलो। रुको रुको, विद्या तुम बोलो अब। एक, 1, दो, 2, तीन, 3, है। 6। कुल सही जवाब। ये 6 के कुल 4 गुणनखंड होते हैं, 1, 2, 3, 6। 5 का केवल 2 ही गुणनखंड होता है, क्योंकि 5 वैसे भी अभाज्य संख्या है। 7 का 2 ही गुणनखंड होता है, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। 9 का 1, 3, 9 कुल 3 गुणनखंड होते हैं, लेकिन 6 एक ऐसा संख्या है जिसका 4 गुणनखंड होता है। तो मैं क्यों बोलता हूं, हर एक ऑप्शन के बारे में जानना चाहिए। जो सही उत्तर है वही बस नहीं सीखना है। अगर तुम हर ऑप्शन के बारे में जानोगे तो एक से अधिक चीजों के बारे में सीख गए। एक ही प्रश्न नहीं बल्कि कई प्रश्न पढ़ लिया तुमने, समझ गए? तो पढ़ना ऐसे है, हमको केवल एक ऑप्शन के बारे में ही नहीं जानना है जो उत्तर है, बाकी ऑप्शन दिया है वो क्या है उसके बारे में जान गए तो समझो तुमने बहुत सारा चीज पढ़ लिया। 12, 36 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 96 का 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 80 से कम, शर्त को सुनना। पहला शर्त है 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 80 से कम सबसे अधिकतम, 80 से कम होना चाहिए। सबसे अधिकतम पूर्ण संख्या क्या होगा? प्रश्नवाचक के स्थान पर लिखी जा सके। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर प्रश्न कह रहा था कि वो जो संख्या होगा ना वो 80 से कम होगा। 80 से कम होगा तो 80 से कम होगा तो ये ऑप्शन नंबर डी तो 84 है। ये उत्तर कभी नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा, 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका मतलब जो 6 से विभाजित होगा, तो 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब 6 से विभाजित होने वाली संख्या होना चाहिए। तो 6 से विभाजित 72 हो जाएगा, 6 से विभाजित बी हो जाएगा, 6 से विभाजित ये सी नहीं होगा। ठीक, ध्यान दो, प्रश्न को समझना। 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है लिखा था बच्चों, तो 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब 6 से विभाजित होने वाली संख्या होगा, या कहे 6 का गुणज होगा वो संख्या। तो 64 तो 6 से 6 का हो सकता। 84 चूंकि 80 से कम बोला है तो ये तो 80 से ज्यादा है, इसलिए नहीं हो सकता। अब बचा हमारे पास ऑप्शन 2 ठो, 72 और 78। ठीक, लेकिन प्रश्न में पूछा है अधिकतम पूर्ण संख्या, तो 72 और 78 में बड़ा 78 है, इसलिए 78 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, तो हिमांशी तुमने ये 72 बोला, तो तुमने ये जो अधिकतम पूर्ण संख्या लिखा है ये शर्त तुम नहीं ध्यान दे पाई, जबकि इसमें 3 शर्त लिखा है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था कि तीनों शर्त को ध्यान में रखो। पहला, 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 6 का वो गुणज होना चाहिए था, 80 से कम होना चाहिए था और अधिकतम पूर्ण संख्या होना चाहिए था। अधिकतम पूर्ण संख्या यानी कि वो सबसे बड़ा हो, तो ये होगा। मुझे बताओ समझ में आया? प्रश्न समझाया तो? हाँ, समझना जरूरी है भाई। चलो लास्ट प्रश्न लेते हैं बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास का भी समय हो जाएगा।
16 तथा 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो बच्चों, समझना है तो ऐसे समझा देता हूँ। 16 के गुणनखंड है 1 2 4 8 16। 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों का गुणनखंड हो। तो ये दोनों का गुणनखंड है, देखो भाई 1 2 4। सर लेकिन तीन हाँ? 8 भी है। 8 भी है, 8 भी 8 उभयनिष्ठ। भी है, ठीक। लेकिन 3 तो नहीं है ना, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आइए, एक और उभयनिष्ठ प्रश्न। गुणनखंड नहीं है तो पूछा था, तो इस तरह यही उत्तर हुआ ऑप्शन 3। तो 12 के पांचवें गुणज को 5 के तीसरे गुणज से भाग करने पर प्राप्त होगा। 12 का पांचवें गुणज बताओ। 8 7 8 12 के तीसरे गुणज नहीं, 5 के तीसरे गुणज 15 15 तो 15। 1560। बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से बच्चों, आज का जो ऑनलाइन क्लास है इसको यहीं पर विराम देते हैं।